Hello, myself Janmejay Mahato, working in Department of Physics, Jamshedpur Workers College, Jamshedpur. This is my fifth lecture, and in this lecture we will cover the application of Michelson interferometer. In our previous classes, two applications were left, so in this lecture we will cover that particular two applications. So this topic is very useful for UG semester 2 Physics Honours paper CC4. So application of Michelson interferometer, these are the contents. First we will discuss about the refractive index and then the visibility of fringe edge. Now in this section, first we will find the thickness, and therefore we will use this relation to find the refractive index. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं लेट ए ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस टी थिकनेस का हम एक ट्रांसपेरेंट शीट लेते हैं एंड मानते हैं कि और हम ये मानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी इंसर्टेड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम्स ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर. तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के जो पाथ है ना, जो जहाँ से जिधर से होके बीम गुजरता है उस पाथ के बीच में हम क्या करते हैं एक ट्रांसपेरेंट शीट को रखते हैं. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और उसका थिकनेस जो है वो टी है. द ऑप्टिकल पाथ ऑफ दैट बीम इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द शीट. तो उसका जो ऑप्टिकल पाथ होता है बीम का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हम वहाँ पर एक एक्स्ट्रा शीट दे देते हैं. तो देयरफॉर द इंक्रीज इन द ऑप्टिकल पाथ, तो इसके बाद जो ऑप्टिकल पाथ में जो इंक्रीज होता है वो क्या होता है, टी इंक्रीज होता है. तो हम कितना इंक्रीज होता है उसको करने के लिए म्यू टी माइनस टी कर देते हैं. तो यहाँ से हमको कॉमन जब टी को निकाल लेंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये रिलेशन आता है. उसके बाद सिंस द बीम ट्रेवर्स द मीडियम ट्वाइस, अब हम ये चूँकि जो बीम है इसको 2 बार ट्रेवल करना पड़ता है, तो जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है वो 2 इंटरफेरिंग मीडियम का वो क्या होगा, उसको हम मतलब बराबर वो क्या हो जाएगा ये और एक दूसरा, तो दोनों यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी. अब है इफ m इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस बाय व्हिच द फ्रिंज सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड. अब मानते हैं कि m जो है ये नंबर ऑफ फ्रिंज है जिस बाय व्हिच द फ्रिंज सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड, जिसके चलते जो फ्रिंज सिस्टम है वो डिस्प्लेस होता है. तो हम क्या पाते हैं, जो 2 म्यू माइनस 1 टी बराबर क्या हो जाएगा m लेमडा. यहाँ से जब हम इसी को आगे सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा t इज इक्वल टू एम लेमडा बाई 2 म्यू माइनस 1. हम क्या किए हैं, इसको ये टर्म को हम क्या किए इधर ले आए इस राइट हैंड साइड में, तो ये हमको इस फॉर्म में मिला. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. और ये जो है द थिकनेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द अबव रिलेशन, और हम इस रिलेशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, थिकनेस निकाल सकते हैं अगर हमको एम लेमडा है ना और म्यू अगर पता हो. तो अब हम यहाँ से म्यू कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे. तो व्हेन अ ट्यूब कंटेनिंग ए गैस इज इंट्रोड्यूस्ड, तो मान लीजिए कोई ट्यूब है उसमें कुछ गैस भरा हुआ है और उसको हम लोग रखते हैं इन द पाथ ऑफ द बीम, है ना, उस जो बीम है उसके जो रास्ते है उसमें रखते हैं टुवर्ड्स M1, माने M1 जो मिरर है उसकी तरफ. And a path difference 2 mu minus 1 into L is introduced between the two interfering beams. अब हम लोग जो है यहाँ से जो रिलेशन निकाले तो वहाँ से हम ये जो पाथ डिफरेंस है उसको इतना को इंट्रोड्यूस करते हैं, 2 म्यू माइनस 1 इंटू एल को इंट्रोड्यूस करते हैं उस बीम के रास्ते में. और यहाँ पर अगर मान लीजिए इफ़ एम फ्रिंजेज क्रॉस द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू, अगर मान लीजिए एम फ्रिंज है ये जो है सेंटर ऑफ फील्ड को क्रॉस करता है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 म्यू माइनस 1 इंटू एल इज इक्वल टू एम लेमडा.
जहाँ पर ये 2 म्यू माइनस 1 इंटू एल, ये क्या है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग बीम्स। इसी को ही आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 म्यू एल माइनस 2 एल इज इक्वल टू एम लेमडा, जहाँ पर एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है, जो हम ट्यूब लिए हैं उसका लेंथ है। इसके बाद इसी को आगे सॉल्व किया तो 2 म्यू एल इज इक्वल टू एम लेमडा प्लस 2 एल। तो यहाँ पर एम क्या है, ये फ्रिंजेज क्रॉस द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू, तो जो फ्रिंज क्रॉस करता है सेंटर ऑफ फील्ड व्यू को, है ना। तो यहाँ से हम इसी को अगर कैलकुलेशन करें, मतलब इसको जब हम 2 एल को इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा, और इधर ये 2 एल कैंसिल होकर हमको क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा, जहाँ पर ये लेमडा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो अगर मान लीजिए हमको लेमडा एल एम अगर पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस केस का हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी ये का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। Now in this section we will find the visibility of fringes. So in the case of Michelson interferometer, we know that the intensity can be written as, so intensity I is equal to 4 a square cos square del by 2. Here del is equal to 2 pi by lambda 2d cos theta, where d is equal to distance between m1 and m2, 2d cos theta is equal to path difference, lambda wavelength of light. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, विजिबिलिटी निकालेंगे फ्रिंज का। तो हम लोग जानते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर के केस में जो इंटेंसिटी होता है वो आई 4 a स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल बाई 2 होता है, जहाँ पर जो डेल है ये क्या है, 2 पाई बाई लेमडा 2d कोस थीटा, जो ये d है, d जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन m1 यानी कि मिरर m1 और m2 के बीच का जो है डिस्टेंस है, 2d कोस थीटा, थीटा तो एंगल है, उसके बाद ये जो 2d है ये क्या है, d टोटल क्या है, ये पाथ डिफरेंस है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ उस लाइट का। तो इसके बाद है द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। हम केस देखेंगे कि इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगा, जब डेल जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा 2 पाई का। जब ये 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस समय इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, और जब ये ओड मल्टीपल होगा पाई का तो उस समय क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 होगा। नेक्स्ट है व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड। जब हम कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं, मतलब वहाँ से जो लाइट आता है उसको यूज करते हैं, तो हमको जो इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज इज 0, मतलब हम लोग जो वहाँ से इंटेंसिटी पाते हैं फ्रिंज का वो क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर सो द विजिबिलिटी इन द केस ऑफ माइकलसन फेरोमीटर, और यहाँ से हम जो विजिबिलिटी का रिलेशन पाते हैं, v इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बाई आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। तो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ये आई मिनिमम बराबर क्या होता है, 0। तो अब जब हम ये आई मिनिमम बराबर 0 इसमें हम पुट कर देते हैं तो ये वाला टर्म 0, ये भी 0। तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे कि आई मैक्सिमम और आई मैक्सिमम बचेगा, दोनों कट जाएगा तो हमको 1 मिलेगा। तो यानी कि जो विजिबिलिटी है वो 1 के बराबर होगा। फिर नेक्स्ट है इफ़ द इंटेंसिटी आर नॉट इक्वल। पहले हम लोग अगर मान लिए देखे पहला वाला केस, उसके बाद अब मान लीजिए हम मानते हैं जो इंटेंसिटी है वो अगर इक्वल नहीं हो तो हम लोग क्या पाएंगे, द मिनिमम विजिबिलिटी विल नॉट बी 0। तो यहाँ पर जो है मिनिमम जो विजिबिलिटी होता है वो क्या है, 0 नहीं होगा। तो कितना होगा, तब द मिनिमम विजिबिलिटी कैन बी रिटेन एज, वो क्या होगा, v मिनिमम इज इक्वल टू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, जहाँ पर a1 और a2 जो है ये एम्पलीट्यूड्स है। तो अब हम लोग यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं द सोर्स विल बी परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक इफ विजिबिलिटी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 2d cos थीटा। हम लोग ये देखते हैं कि जो सोर्स है ये परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक होगा अगर विजिबिलिटी जो है मैक्सिमम है और कांस्टेंट भी होगा अलग अलग वैल्यू के लिए, ये जो 2d cos थीटा है उसके लिए। और if the visibility changes with the change of 2d cos theta, पहले वाला केस में हम लोग कांस्टेंट देखे, लेकिन अगर मान लीजिए जो विजिबिलिटी है वो चेंज हो रहा है
अगर हम 2D cos थीटा को चेंज कर रहे हैं तब हम लोग क्या पाएंगे, द सोर्स इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक, यानी कि वहाँ पर जो सोर्स होगा वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, विजिबिलिटी हम लोग फ्रिंज का इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।